हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी प्रैक्टिस 10 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आने वाली परीक्षा में। बहुत महत्वपूर्ण कलेक्शन में आपके लिए लेकर आई हूं और जो डेटा है वो बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर भी आपको देना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर आप लोग करेंगे ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आपको करना है बहुत ध्यान से। तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे और ध्यान से आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शैक्षिक मापन का स्तर नहीं है? ऑप्शन है शाब्दिक स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये तीनों ही जो स्तर दिए हैं ये शैक्षिक मापन के स्तर हैं। शैक्षिक मापन के स्तर आपसे पूछे थे तो शाब्दिक या नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर और एक और होता है चौथा अनुपातिक स्तर। तो 4 स्तर होते हैं शैक्षिक मापन के, आपको ध्यान रखना है। तो ये पिक्चर इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं। जैसे आपका मापन किया जाता है तो उसको संख्यात्मक रूप में दर्शाया भी जाता है। हम अगर बात करें नामित या शाब्दिक स्तर की, तो ये स्तर जो है इसमें मापन में हम किसी समूह का या हम पूरी कक्षा मात्र का मापन कर सकते हैं। बात करें क्रमित स्तर का तो इसका एक नाम और है, उसको भी आपको याद रखना है। इस स्तर को हम क्रम निर्धारण मापनी के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है कि किस शैक्षिक मापन स्तर को क्रम निर्धारण मापनी के नाम से हम जानते हैं, तो क्रमित स्तर होगा। इसमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम यानी संख्याओं को घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में भी दर्शाया जा सकता है क्रमित में। अंतराल की अगर बात करें तो इसमें एक निश्चित अंतराल होता है, जैसे फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड थर्मामीटर पर। इस मापनी में उपयुक्त प्रचलित उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे थर्मामीटर में तापक्रम 98 डिग्री से 108 डिग्री तक अंकित होता है। जितना अंतर 99 से 100 के मध्य रहता है उतना ही अंतर 107 से 108 के मध्य रहता है। तो इस स्तर के मापन में गुण की मात्रा को इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि किन्हीं दो लगातार बिंदुओं में अंतर समान रहता है, इसलिए इसका नाम अंतराल स्तर रखा गया है। ध्यान रखेंगे। और चौथा स्तर भी आपको याद रखना है, अनुपात स्तर, रेशियो स्केल। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो सारे क्वेश्चन ही आपको ध्यान से अटेंड करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अभिषेक का वजन 35 किलोग्राम है। यह है प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है। प्रमाणीकरण की जो प्रमाणीकरण करते हैं उसकी कौन सी प्रक्रिया इसको कहेंगे? मापन कहेंगे, मूल्यांकन कहेंगे, या मापन कहेंगे, उपचार कहेंगे, या निदान कहेंगे? तो जब कोई चीज़ को संख्यात्मक रूप दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं मापन। तो यहाँ ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। जैसे किसी की हाइट को लेना हो, किसी के वेट को लेना हो, किसी की ग्रोथ देखनी हो, या जैसे इस लीटर में कितना पानी भरा हुआ है ये चीज़ स्केल से मापनी हो, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? मापन में आएंगी, क्योंकि मापन संख्यात्मक रूप होता है। अगर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट की, मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन प्रक्रिया बृहद होती है, ये बड़ा रूप होता है, जबकि मापन संख्यात्मक रूप होता है। इसको परिमाण में नाप तोल इसकी कर सकते हैं। जब भी नाप तोल माप की बात होगी तो हमेशा मापन होगा। जैसे रमेश की बुद्धि लब्धि 140 है, तो उसका IQ जो है 140 है, तो उसको हम संख्याओं में व्यक्त कर रहे हैं। आरती के गणित में 90% मार्क्स हैं, तो ये क्या हैं? ये एग्जाम्पल्स सारे मापन के एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूल्यांकन को भी डिस्कस करेंगे कंप्लीट। किसी वस्तु के मूल्य को मापने की वह प्रक्रिया जिसमें, यहाँ आपने की नहीं होगा, ये मापने की वह प्रक्रिया जिसमें नामित मूल्य का अवलोकन कर उसकी उपयोगिता या मूल्य का निर्धारण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपयोगिता। और उसके मूल्य का निर्धारण और उसका अवलोकन भी किया जाता है, इसे हम क्या कहेंगे? मापन कहेंगे, आकलन कहेंगे, मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मूल्यांकन। किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का मापन करने का वह तरीका, वह प्रकार जिसमें हम उसका अवलोकन करते हैं, उसकी उपयोगिता देखते हैं, उसके मूल्यों का निर्धारण करते हैं, तो ये कहलाता है मापन। क्योंकि यहाँ आप कई पक्षों को ले रहे हैं। मापन की प्रक्रिया बृहद होती है, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक, भाषिक सभी तरीके के पक्षों का आप मापन करते हैं, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का विभिन्न अंग होता है, और मूल्यांकन केवल और केवल शैक्षिक पक्ष का नहीं होता, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू का हम मूल्यांकन करते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में मूल्यांकन की अपेक्षा
की जाती है। जैसे एक डॉक्टर अपनी औषधि की प्रभावशीलता का मूल्यांकन रोगी के स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर करता है। उसे पता लगता है कि उसकी जो दवा है वो कितनी यूजफुल है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष का विभाजन नहीं है? ऑप्शन दिए हैं ज्ञान, बोध, मूल्यांकन, उद्दीपक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 उद्दीपक। हम बात करें मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष की तो इसके 6 पार्ट हैं, यानी 6 पार्ट्स में इसको विभक्त किया गया। ज्ञान, बोझ या समझ, बूझ या समझ या बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसके 6 पक्ष हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन के 3 पक्ष बताए और तीनों पक्षों के अलग अलग डिवीजन भी किए। तो 3 पक्ष कौन कौन से हैं मुख्य? तो आपको ध्यान रखना है संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो यहाँ संज्ञानात्मक में पूछा है। संज्ञानात्मक के भी 6 पक्ष हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले जाए भावात्मक, यहाँ संज्ञानात्मक पूछा है, अगर भावात्मक पूछ लिया जाता तो भावात्मक जो है इसके 5 डिवीजन हैं, 5 पार्ट्स में, 5 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से हैं? आग्रहण, अनुक्रिया करना, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन और चरित्रीकरण। और तीसरा पक्ष है कौशलात्मक या क्रियात्मक। और तीसरे पक्ष की अगर वर्गीकरण की बात करें तो 5 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन सा? उद्दीपक या उत्तेजना, गत्यात्मक या कार्यवाहक, नियंत्रण, सामंजस्य और स्वाभाविकरण। ये जो उद्दीपक दिया है ये मनोक्रियात्मक पक्ष या कौशलात्मक पक्ष का ही एक वर्ग है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर भी आपको सोच कर देना है। इससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ब्लूम का वर्गीकरण था, ब्लूम ने 1956 में वर्गीकृत किया था नॉन कॉम्प्रेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवोल्यूशन, यानी कि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 6 पार्ट थे। इसके बाद में क्या हुआ था, 2001 में इसको रिवाइज किया था ब्लूम ने, 2001 में रिवाइज किया था। और रिवाइज में क्या कर दिया था कि इनके नाम थोड़ा सा चेंज कर दिए थे। वही नॉलेज और रिमेंबर हो जाएगा, कॉम्प्रेंशन का अंडरस्टैंड हो जाएगा, एप्लीकेशन का अप्लाई और एनालिसिस का एनालाइज हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन कि चेंज क्या किया। यहाँ जो सिंथेसिस था इसकी जगह पर एवेल्यूएशन कर दिया, एवेल्यूएट कर दिया, यानी ये लास्ट वाला एवेल्यूएशन कहाँ ले आए, 5वें नंबर पर। और सिंथेसिस जो था इसकी जगह पर 6 नंबर पर क्या कर दिया, इसकी जगह क्रिएट कर दिया। ये चेंज किया था। ठीक है, रिवाइज में 5वें नंबर पर इवेल्युएट को ले आए थे और सिंथेसिस की जगह क्या कर दिया था, क्रिएट कर दिया था, तो जब रिवाइज किया था इसको। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के कितने पक्ष बताए हैं? तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के 3 पक्ष बताए। कौन कौन से पक्ष बताए? जो मैं अभी आपको बता रही थी, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या कौशलात्मक, 3 पक्ष बताए थे बीएस ब्लूम ने। बीएस ब्लूम ने 1956 में, डॉक्टर बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में शैक्षिक उद्देश्यों के 3 पक्ष बताए थे। 3 पक्षों का नाम आपको ध्यान रखना है, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन होता है, भावात्मक होता है अफेक्टिव डोमेन और क्रियात्मक पक्ष होता है साइकोमोटर डोमेन। तो इंग्लिश में याद रखेंगे, इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में कई बार क्रियात्मक का कौशलात्मक दे दिया जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ये अफेक्टिव होता है, इफेक्टिव मत याद रख लेना, इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, ये इफेक्टिव वाला इफेक्टिव नहीं है, कौन सा है, अफेक्टिव होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखने की है। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पिक्चर में भी दिया है ब्लूम शैक्षिक उद्देश्य संज्ञा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की दक्षता के आधार पर न्यूनतम अधिगम आकलन कहलाता है। जब विद्यार्थियों की दक्षता के आधार पर आप उनका मूल्यांकन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, दक्षता आधारित मूल्यांकन, निष्कर्ष निकालना, भविष्यवाणी करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी बच्चों की दक्षता के आधार पर आप उनका मूल्यांकन करते हैं तो उसको हम कहेंगे दक्षता आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन फर्स्ट के साथ में हम जाएंगे। अब हम बात करें दक्षता आधारित मूल्यांकन होता क्या है, तो इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों की दक्षता या उनकी क्षमता के आधार पर न्यूनतम
अधिगम आकलन, विश्लेषण करना जिससे शिक्षार्थियों की दक्षता और उनकी ग्राह्यता को फिक्स किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके, कंफर्म किया जा सके। जैसे कि कोई प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्तर पर कक्षाओं में छात्रों को 1 से 100 तक की गिनतियों का अभ्यास कराते हैं। उन छात्रों में निम्नवत दक्षताएं होती हैं, जैसे संख्याओं की पहचान करना, संख्याओं की धारणा, संख्याओं के लिखने की निश्चित क्रम। यहाँ पर मैं अगर सही शब्दों में और सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, ये पिक्चर भी आपको समझ आ रही होगी, जैसे आ से अनार, का से कबूतर, सा से सड़क, है ना, वा से वक, हा से हल। कहने का मतलब ये है, जैसे कक्षा 1 का बच्चा है, अब उसकी दक्षता क्या है? उसकी दक्षता है कि वो इन चीज़ों को सीखे, का से कबूतर, खा से खरगोश। अगर आप उसकी दक्षता से भी बाहर उसको सिखाना चाहते हैं तो वो दक्षता आधारित अधिगम नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर दक्षता आधारित अधिगम आपसे पूछ लिया जाए कि क्या होता है, तो बच्चे की दक्षता के आधार पर आप उसका अधिगम कराएं। उसको होमवर्क अगर आप दे रहे हैं तो ध्यान रखिए, याद आपको ये रखना है, संज्ञान में ये रखना है कि बच्चा किस स्तर का है, उसके स्तर को देखकर ही आपको उसे वर्क देना है, उसकी दक्षता, उसकी योग्यता के आधार पर ही देना है। ऐसा नहीं है कि कोई 2 साल का बच्चा है और आप उससे कहें कि डंबल उठाओ, तो वो उसके बस का नहीं है, क्योंकि वो उस काम में अभी दक्ष नहीं है, वो उस काम के लिए अभी परिपक्व नहीं है। दक्षता आधारित अधिगम का मतलब है बच्चे की योग्यता, बच्चे की दक्षता के आधार पर आप उसका अधिगम कराएंगे। अगर मूल्यांकन की या आकलन की बात होगी तो दक्षता के आधार पर मूल्यांकन या आकलन। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मूल्यांकन की प्रक्रिया है, ऑप्शन है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक या साहित्यिक। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक होती है। कैसी होती है? मनोवैज्ञानिक होती है। सतत मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी के अपने ही साफल्य के बारे में सहायता मिलती है। बच्चा खुद को ही ऑब्जर्व कर पाता है, खुद को ही एवेल्युएट कर पाता है, खुद का ही मूल्यांकन कर पाता है। किसकी वजह से? सतत मूल्यांकन की वजह से, कि उसको कितना समझ आया, कितना वह सीख पाया। ठीक है, अध्ययन करने को जब बच्चा तैयार होता है तो मूल्यांकन की प्रविधियों का ही इसलिए उद्देश्यपूर्ण एवं विश्वसनीय होना आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए कि मूल्यांकन की विधियां ही विश्वसनीय नहीं है तो ना तो बच्चा खुद का कर पाएगा ना अपना। जब आप शिक्षण करा रहे हैं क्लास के अंदर तो आपको ध्यान रखना है कि आप शिक्षण इस तरीके से कराएं कि बच्चे को बेहतर समझ में आए, और जब उसका मूल्यांकन किया जाए तो आपकी शिक्षण विधियां भी उस मूल्यांकन में खरी उतरें। क्योंकि बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपके मूल्यांकन विधियों में कमियां हैं, या आपकी शिक्षण विधियों में कमियां हैं। जिन विधियों से आपने शिक्षण कराया वो विधियां बेटर नहीं थी। ठीक, तो ये पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। प्रयास अगर पसंद आ रहा है, एफर्ट्स अच्छे तरीके से लगाने की कोशिश तो की है, बट आपको पसंद आता है या नहीं ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन है, जिस मूल्यांकन में बच्चे के नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक विकास की जानकारी मिलती है। ऐसा मूल्यांकन जिसमें बच्चे के नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक सभी पक्षों की जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे? योगात्मक मूल्यांकन या व्यापक मूल्यांकन या दक्षता आधारित मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन। तो वह मूल्यांकन जिसमें बच्चे के नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक विकास की जानकारी मिलती है उसे हम कहेंगे व्यापक मूल्यांकन। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है? बच्चे के सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य, उद्देश्य आ से या फिर उसका अभिप्राय क्या होता है? व्यक्तित्व के सभी पक्षों से होता है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना ही व्यापक मूल्यांकन है। अर्थात हमें केवल अकादमिक प्रकृति को ही ध्यान में नहीं रखना, वरन बच्चे के नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक विकास की भी जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे लिखित परीक्षाओं में हम केवल संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन कर पाते हैं, परंतु भावनात्मक पक्ष का मूल्यांकन इनसे संभव नहीं होता। अगर आप लिखित परीक्षा ले रहे हैं तो आप व्यापक मूल्यांकन नहीं कर रहे, क्योंकि उससे बच्चे के भाव क्या हैं, भावनात्मक पक्षों का आप मूल्यांकन नहीं कर पा रहे। मूल्यांकन की जिस विधि में बच्चों के संज्ञानात्मक और संज्ञान सहगामी सभी गुणों को शामिल किया जाता है वही मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बच्चे की नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक सभी पक्षों को लिया गया, तो ये कैसा मूल्यांकन हुआ? व्यापक मूल्यांकन हुआ। तो यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं कमेंट करके बताइए कि ये कौन है। सारे ही फीमेल नहीं हैं, सारे ही मेल हैं। तो अपने अपने नाम कमेंट करके बताइए कि इनमें से आप कौन हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और बहुत सुंदर कन्या फोटो आपके सामने पेश किया गया क्वेश्चन के साथ में। अब बताइए कैसा है, मज़ेदार लग रहा है कि नहीं। क्वेश्चन है, किस प्रकार के मूल्यांकन में छात्रों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत प्रदान करने संबंधी दीर्घकालिक निर्णय लिए जाते हैं। अब बताइए इसका आंसर। योगात्मक या यौगिक मूल्यांकन होगा, रचनात्मक मूल्यांकन होगा, दक्षता आधारित मूल्यांकन होगा, या इनमें से कोई नहीं। हम अगर बात करें कि छात्रों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर, कि छात्रों का हमने कंप्लीट मूल्यांकन कर लिया, उसके आधार पर हम उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए जो मूल्यांकन करते हैं उसको हम कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। दो तरीके हैं, दो प्रकार जो हैं, रचनात्मक मूल्यांकन और एक योगात्मक मूल्यांकन। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जब भी फाइनल परीक्षा की बात होगी, जब भी सत्र परीक्षा की बात होगी, सत्र के अंत में परीक्षा की बात होगी, तो योगात्मक मूल्यांकन के साथ में जाएंगे। ऐसा मूल्यांकन जिसमें हमें बच्चे को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना है। जैसे हमारी वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, तो वो हमारा जो मूल्यांकन होता है समेटिव मूल्यांकन, समेटिव एवोल्यूशन होता है, जिसके बेस पर हम अगली कक्षा में प्रोन्नत होते हैं। योगात्मक मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना है। जैसे हमने पहले से ही कोई शिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर रखा था, ये कराना है, पाठ्यक्रम निर्धारित था, शिक्षण की विधियां निर्धारित थीं, उन्हीं के आधार पर हम परीक्षा करा रहे हैं, तो ये यौगिक या योगात्मक मूल्यांकन होगा। बात करें रचनात्मक मूल्यांकन की, तो ये मूल्यांकन प्रारंभिक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जब शिक्षण करा रहे होते हैं तो उसी दौरान हमें मूल्यांकन करना होता है और हम अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन कर सकते हैं तत्काल ही, तभी की तभी। तो होता है रचनात्मक मूल्यांकन। दक्षता आधारित मूल्यांकन, बच्चे की दक्षता के आधार पर मूल्यांकन करना। अब ये देखिए, यहाँ पेपर चल रहा है, पेपर मतलब वार्षिक परीक्षा होने वाली है, अगली क्लास में प्रोन्नत होने वाली हैं ये सुंदर कन्या, तो इनका हो रहा है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में शिक्षण करते समय किया जाता है? अब इसका आंसर बताइए। सभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्टूडेंट लर्नर हैं, और ये मैम हैं और मैम इनका मूल्यांकन कर रही हैं, साथ ही साथ में कक्षा शिक्षण में ही मूल्यांकन कर रही हैं। अब बताइए ये क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन है, योगात्मक मूल्यांकन है, प्रदत्त मूल्यांकन है, या व्यापक मूल्यांकन है? कीजिए आंसर इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन का वह प्रकार जिसमें मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में ही किया जाए। जब आप शिक्षण करा रहे हैं उसी दौरान आप अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन में अध्यापक कक्षा में शिक्षण करते समय शिक्षक से या शिक्षण करते ही समय प्रश्नों को पूछकर छात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ अभी शिक्षण करा रही हूँ, उसी के दौरान अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आप उसका आंसर दे पाते हैं तो समझिए कि विधि अच्छी है, नहीं दे पाते, नहीं समझ पाते, उसी टॉपिक से जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी से आपसे मैंने क्वेश्चन किया, आपको समझ आया तो आपने आंसर किया, नहीं समझ आया तो आप आंसर नहीं दे पा रहे। तो इसका मतलब है कि मुझे चेंज करके, कुछ तरीका बदल के, अपनी विधि में चेंज करके समझाना चाहिए जिससे आपको समझ आए। तो यहीं पर शिक्षण कराते समय ही सुधार कर लिया जाता है अपनी शिक्षण विधि में। ठीक, तो अपनी शिक्षण शैली में तुरंत परिवर्तन कर लेना। योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? इसमें समग्र मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए किया जाता है। लेकिन रचनात्मक मूल्यांकन में जब शिक्षण चल रहा है, कक्षा के दौरान ही शिक्षण कार्य चल रहा है तभी, और आपसे, विद्यार्थियों से, लर्नर से, टीचर्स के द्वारा क्वेश्चन किए जाते हैं, प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। अगर आंसर दे पाते हैं तो ठीक, नहीं दे पाते, नहीं समझ पाते तो फिर से अपनी विधि में चेंज किया जाता है, दूसरे तरीके से पढ़ाया जाता है। तो जो मूल्यांकन शिक्षण के दौरान होता है उसे हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एस्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सतत मूल्यांकन की विधियों के नाम लिखिए। सतत मूल्यांकन की विधियों के नाम लिखिए। ऑप्शन आपके सामने हैं, सत्र परीक्षा, इकाई परीक्षण, मासिक परीक्षाएं, सेमेस्टर पद्धति, या उपरोक्त सभी। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ सतत मूल्यांकन की विधियों की, तो सतत मूल्यांकन की विधि ये सभी हैं, उपरोक्त सभी आंसर करेक्ट होगा। इसके अलावा मूल्यांकन की और भी विधियाँ हैं जो यहाँ आपको
शो हो रही हैं। प्रमाणीकृत विधियां, अप्रमाणीकृत विधियां जैसे बुद्धि की परीक्षा, निष्पत्ति परीक्षा, अभियोग्यता परीक्षा, रुचि परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षा, इसके अलावा आकस्मिक अभिलेख निर्धारण क्रम, समाज मिति, प्रश्नावली विधि, साक्षात्करण, अलग अलग प्रमाणीकृत विधियां अलग और अप्रमाणीकृत विधियां अलग। सतत मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे सत्र परीक्षा लेते हैं तो सतत मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। इकाई परीक्षण लेते हैं तो सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। मासिक परीक्षा होंगी तो सतत मूल्यांकन का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। इसके अंतर्गत जितने भी टाइप्स आएंगे वो सतत मूल्यांकन में आएंगे। तो हमने जो दैनिक जीवन की, डेली की, मान लीजिए आप पर डे कोई टेस्ट लेते हैं वो भी सतत मूल्यांकन में आएगा। आप साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं सतत मूल्यांकन में आएगा। आप मासिक टेस्ट लेते हैं सतत मूल्यांकन में आएगा। सेमेस्टर परीक्षाएं आप कराते हैं 6-6 महीने में तो वो भी सतत मूल्यांकन में आएगा। ठीक है जी, आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षणों की क्या विशेषता है? जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उनकी विशेषता के बारे में पूछा है। ऑप्शन है छात्र अपने भाव व्यक्त कर सकता है, इसका अंकन छात्र अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकता है, इसका अंकन आसान होता है, इसके निर्माण में विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है, या उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिया और इसके 4 ऑप्शन दे दिए आपके सामने और इसका अभी सॉल्यूशन आप करके बताएंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यही क्वेश्चन था जो मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। ये आपकी CDP से बिल्कुल हटकर है, शिक्षा मनोविज्ञान से हटकर है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, स्टेट में 5 नंबर की रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपर्युक्त सभी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तीनों ही विशेषताएं हैं क्योंकि इसमें बच्चा अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकता। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो करना होगा। इसमें आपकी अभिव्यक्ति नहीं मांगी जाती, इसमें आपका आइडिया मांगा जाता है, आपका लॉजिक, आपके स्कीमा में आंसर जो ऐड है वो मांगा जाता है। बात करें इसका अंकन आसान होता है, क्योंकि अंकन इसलिए आसान होता है कि यहाँ पर ये नहीं है कि आप एक बच्चे ने कुछ और लिखा है, दूसरे ने कुछ और लिखा है, उसको पढ़ो, देखो, क्या करो, नहीं, सीधा ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन इसका आंसर है तो ठीक, नहीं तो नहीं। अंकन इसका आसान होता है, इजीली हो जाता है। इसके निर्माण में विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शन को ध्यान से रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जागरूक होकर इसको बनाया जाता है। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो उपर्युक्त सभी हमारा आंसर सही होगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है, एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी कसौटी नहीं है। ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं। पूछा है एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी कसौटी नहीं है, पूछा है, क्या पूछा है? नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और मानक, ये चारों ही इसकी विशेषता होती हैं, यानी अच्छे परीक्षण की कसौटी होती हैं। तो ऑप्शंस यहाँ तीनों ही सही हैं, जबकि नहीं पूछा है तो डी के साथ में जाएंगे। जैसे उत्तम परीक्षण की विशेषता होती हैं वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और मानक, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पर्दा खुलता है और क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शंस हैं छात्रों को स्वाभाविक ढंग से वार्तालाप करने की क्षमता का विकास, छात्रों को धारा प्रवाह एवं प्रभावशाली तरीके से बोलना सिखाना, सुंदर व सुडौल लेख का अभ्यास कराना, या छात्रों को निसंकोच होकर अपने उत्तर व्यक्त करने की योग्यता। तो मौखिक परीक्षा जिसमें ओरली चीज़ों को विकसित कराया जाता है, जैसे बच्चा है तो बोलना, मतलब बोलने में दक्षता आप में आ जाएगी, किससे? मौखिक परीक्षा से। जैसे छात्रों को स्वाभाविक ढंग से वार्तालाप करने की क्षमता का विकास, तो ये बात तो सही लग रही है, ठीक। उसके बाद छात्रों को धारा प्रवाह एवं प्रभावशाली तरीके से बोलना सिखाना, ये भी बोलने से संबंधित है, सही है। इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन देखिए, छात्रों को निसंकोच होकर अपने उत्तर व्यक्त करने में योग्य बनाना, ये भी बात ठीक है, जबकि पूछा क्या है? नहीं। तो ये ठीक है, इसलिए तीनों गलत हो जाएंगे और ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट होगा, सुंदर व सुडौल लेख का अभ्यास कराना। यहाँ लेखन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मौखिक की बात हो रही है, तो यहाँ ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है, निम्न में से मूल्यांकन के बारे में असत्य कथन पहचानिए। कैसा कथन? असत्य कथन आपको पहचानना है। एक व्यापक प्रक्रिया है, क्या? मूल्यांकन।
मूल्यांकन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन केवल परिमाणात्मक होती है, या मूल्यांकन संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का अभिन्न अंग होती है। तो ये बात तो मैंने अभी आपको बताई थी कि मूल्यांकन जो है शैक्षिक जो प्रक्रिया है उसका अभिन्न अंग है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, मूल्यांकन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि असत्य पूछा है तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे और ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट होगा, केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है। ये कथन किसके बारे में है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया, तो ये कथन है मापन के बारे में। किसके बारे में? मापन के बारे में। मापन के बारे में है, केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है क्या? मापन। ठीक, अच्छा ये देखिए, बताइए कौन कौन है यहाँ, इसमें कौन कौन है पिक्चर में? इन लोगों का मूल्यांकन चल रहा है, तभी अपने प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह ले करके आए हैं। कौन है बताइए? ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ 15 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। आउट ऑफ 15 कितने करेक्ट हुए? अपना स्कोर बता दीजिए। पहले अपना स्कोर बताएंगे कि आपने कितने करेक्ट किए, और इस क्वेश्चन का आंसर आपने किया या नहीं, जल्दी से आंसर कीजिए। रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। आप सोच रहे हो कहीं छोड़ दें, इसका आंसर सभी को करना। जल्दी से निकालिए फिर से इसका आंसर। क्या है इसका आंसर? ठीक है, तो इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर टेलीग्राम पर सर्च करना है, आपको ग्रुप सर्च करना है। चैनल को सर्च नहीं करें भले, क्योंकि वहाँ PDF मिलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भी मिलेगी, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर सर्च करें, मिशन सरकारी मास्टर। यहाँ पर आपको पर डे टेस्ट कराया जाता है, और संडे में मैराथन टेस्ट रखा जाता है, जिसमें आपको अच्छे मैराथन क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसके अलावा जो वीक में जितना भी आपको पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन यहाँ कराया जाता है। मंथली करंट अफेयर आपको कराया जाता है। यूपी जीके की सीरीज चली हुई है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मिशन सरकारी मास्टर के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ आपको डेली टेस्ट कराया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए हमारी टीम दिन रात मेहनत करके लेकर आती है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें और इसका फ्री में आनंद उठाने का कष्ट करें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, टेक केयर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर पसंद आया हो।